Good morning and welcome back. Today's topic of the lecture is earthquakes, या ज्वालामुखी. Myself, Dr. Sandeep Yadav, Associate Professor in Geography, Government College, Bombay. भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना या हिलना. भूकंप मानव जीवन के लिए हृदय विदारक विनाशकारी घटना है, जिसके प्रभाव से क्षण मात्र में ही अनेक परिवर्तन हो जाते हैं. साधारण शब्दों में हम बात करें तो भूकंप वह घटना है जिससे भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है. भूकंप की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से दी है. होम्स के अनुसार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं. सेलिसबरी के अनुसार मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा होने वाली धरातल कंपन ही भूकंप है. स्ट्रॉलर के अनुसार भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है. मॉन्कहाउस के अनुसार भूपटल की चट्टानों में संचलन या समायोजन की क्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं. भूकंप के कारण क्या क्या हैं? अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं कि भूकंप का प्रमुख वैज्ञानिक कारण चट्टानों की प्रतिरोधक क्षमता में आकस्मिक विक्षोभ होना है. भूकंप आने के निम्न कारण माने जाते हैं. पहला है ज्वालामुखी क्रिया. जब प्रचंड लावा एवं गैसें भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती हैं तो भयंकर भूकंप अनुभव किया जाता है. वर्ष 1883 में इंडोनेशिया का क्राकटाउ ज्वालामुखी के विस्फोट के समय अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आया था. ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है ये इंडोनेशिया के क्राकटाउ ज्वालामुखी का, जिससे इसकी ये जब फटकर बाहर फूटा था तो धरती के अंदर आसपास के क्षेत्र में भूकंप महसूस किया गया था. दूसरा है विवर्तनिक कारण. पृथ्वी के भूगर्भ में चट्टानों में उथल पुथल के कारण तनाव और संपीड़न की क्रिया होती है जिनसे भ्रंश और वलन पड़ते हैं. अतः इन क्रियाओं के तीव्र गति से घटित होने पर भूकंप आते हैं. जब ये भ्रंश के माध्यम से दो हिस्से अलग अलग दिशाओं में, एक इधर जा रहा है एक इस तरफ में जा रहा है, ये मूवमेंट होता है तो अगर ये तेजी से घटित होता है तो हमें भूकंप महसूस होता है. या भ्रंश के सहारे दोनों हिस्से एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है तब भी हमें भूकंप देखने को मिलता है. और ये इस तरीके का हिस्सा जब एक भ्रंश का हिस्सा दूसरे भ्रंश के हिस्से से अगल बगल में खिसकता है तो भूकंप देखने को मिलता है. ये सैन फ्रांसिस्को के भूकंप इसी प्रकार के उदाहरण है. तीसरा है समस्थिति समायोजन. जब नदियों के अपर्दन के द्वारा पर्वतीय भाग हल्के और सागर तली भारी हो जाती है तो भू संतुलन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों का उत्थान होने से भूकंप उत्पन्न होते हैं. आप इस चित्र में देखिए, ये अभी पर्वत वाला इलाका है. इसमें अपर्दनात्मक शक्तियां इस पे कार्य करती हैं, इसकी ऊंचाई को धीरे धीरे कम करती हैं. अब समस्थिति संतुलन मेंटेन करने के लिए अगर ये क्रिया बहुत तेजी से होती है तो हमें भूकंप देखने को मिलते हैं. प्रत्यास्थ पुनःचलन सिद्धांत. प्रोफेसर रीड ने बताया कि भूगर्भिक चट्टानें रबड़ की तरह लचीली होती हैं. तनाव होने पर वे एक सीमा तक खींचती हैं. अधिक तनाव होने पर वे टूट जाती हैं. टूटने पर खिंचकर पुनः अपने स्थान पर आती हैं, जैसे एक रबड़ बैंड होता है. इस क्रिया से भूकंप आते हैं. वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश का भूकंप इसी प्रकार का था. अब आप इस चित्र के अंदर देखिए, ये यहाँ पर बीच में भ्रंश रेखा है, दो हिस्से हैं. ये अभी शांत पड़े हुए हैं, पर इसमें जब तनाव की स्थिति आती है, एक आगे जा रहा है एक पीछे की तरफ में सरक रहा है, तो इसमें ये रबड़ बैंड की तरह मोड़ सा पड़ने लग गया, लचीलापन आ गया और ये खिंच के आगे पीछे हो जाते हैं. और इसमें आप देखिए अभी ऊबड़ खाबड़ से दिख रही है, मोड़ आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन रबड़ बैंड जैसे खींचने के बाद सीधा हो जाता है. ये आगे पीछे सरकने के बाद बिल्कुल सीधी पोजीशन में आ गई. इसकी ये जो देखिए नीचे का बेस या आधार है
ये सीधा हो गया। इस प्रकार से भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हम पूर्व में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उनसे भी भूकंप आते हैं। भूप्लेटों की रचनात्मक एवं विनाशात्मक किनारों पर भूकंप आते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो भारी प्लेट का किनारा गहराई में जाकर चट्टानें पिघल जाती हैं और पिघला हुआ लावा दरार के माध्यम से ऊपर आता है। तो इस विक्षोभ के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। महासागरों में इन्हीं रचनात्मक किनारों के सारे भूकंप आते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच में, ये आपकी जो अंध महासागर के बीच में या अटलांटिक महासागर के बीच में से ये जो चल रहा है, ये आपका महासागरीय का रचनात्मक किनारा है और अधिकतर भूकंप इसी हिस्से में देखने को मिलते हैं। या ये वाला जो हिस्सा है पैसिफिक प्लेट वाला, इस तरफ से इधर वाला, ये हिस्सा महासागर और महाद्वीप का है। इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है और उसका अभिसरण होता है। उसके कारण भी इस एरिया के अंदर भूकंप हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो बात अभी हमने की थी उसमें ये जो प्लेट है महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अभिसरित हो रही है, तो ये ऊपर के जो क्रॉस लगे हुए हैं ये आपके कम गहराई के भूकंप क्षेत्र हैं और ये जो नीचे गोले आपको दिख रहे हैं ये अधिक गहराई के क्षेत्र हैं, क्योंकि ये नीचे जाकर पिघलते हैं, लावा में तब्दील होते हैं और इधर ये ऊपर जाकर ज्वालामुखी फूटता है। तो इसकी वजह से भी भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। अन्य कारण, बड़े बड़े बांधों के जल भार के कारण भी चट्टानों में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। महाराष्ट्र के कोयना का भूकंप इसी का उदाहरण है। वहाँ कोयना बांध में, ये जो नीचे चित्र दिया हुआ है ये कोयना बांध का चित्र है। इसमें पानी के दबाव की वजह से नीचे की चट्टानों पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव पड़ा, उसके कारण आसपास के क्षेत्र में भूकंप देखने को मिला। इसके अलावा भी शिलाखंडों के टूटने, खान खोदने, सुरंगें बनाने और परमाणु विस्फोट के कारण भी आसपास के क्षेत्रों में कंपन अनुभव किया जाता है। नाउ हाउ इज अर्थक्वेक मेजर्ड? अर्थक्वेक को हम कैसे मापते हैं? भूकंप तीव्रता मापने के लिए कई मापक प्रयुक्त होते हैं। इनमें रिक्टर मापक सबसे अधिक मान्य है। यह स्वैच्छिक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह 1935 में रिक्टर महोदय ने सुझाया था और इसकी सीमा 0 से 9 तक है। 6 और उससे अधिक रिक्टर सीमा के भूकंप विनाशकारी माने जाते हैं। भूकंप का अंकन सीस्मोग्राफ यंत्र पर होता है। भूपटल के नीचे जहां भूकंप का मूल या उत्पत्ति होती है उसे हम उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। ये वाला हिस्सा, ये आप देखिए, ये जमीन के अंदर, गर्भ के अंदर ये जो हिस्सा है ये इसका फोकस या उद्गम केंद्र है। सर्वप्रथम उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु पर भूकंप लहर का आभास होता है। इस बिंदु को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। इसके बिंदु के जस्ट ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो बिंदु होता है उस पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है। इसको हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। और इससे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं अधिकेंद्र से, तो भूकंप की लहरों की तीव्रता कम होती जाती है या उसका विनाशकारी प्रभाव है वो कम होता चला जाता है। अब विश्व में भूकंप पेटियां कहाँ कहाँ हैं? भूकंप के कारणों से निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश भूकंप दुर्बल, कमजोर एवं ज्वालामुखी क्षेत्रों में आते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र भी प्रमुख भूकंप क्षेत्र माने जाते हैं। विश्व के भूकंप क्षेत्रों को 4 पेटियों में बांटा गया है। नीचे ये मानचित्र है, इसमें आप जो देखेंगे वो अलग अलग उसमें दिखाया था काले रंग से। अब उसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रशांत तटीय पेटी। प्रशांत महासागर के तटवर्ती भाग में इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। समस्त संसार के 63% भूकंप इसी पेटी में आते हैं, जिसका प्रमुख कारण सागर और स्थल का मिलन बिंदु, ज्वालामुखी क्षेत्र और नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का होना है। इसमें सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। आप इस चित्र में अगर देखेंगे तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्से में भूकंप अधिक देखते हैं। ये जापान वाला इलाका, सर्वाधिक भूकंप इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये नवीन मोड़दार पर्वतीय इलाका है, इंडीज और रॉकीज पर्वत इसमें है, तो यहाँ पर भी भूकंप
अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी यूरोप के आल्प्स और एशिया के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें फ्रांस, स्पेन, इटली, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, तिब्बत और इंडोनेशिया शामिल है। संसार के 21% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। 1988 में आर्मेनिया का विनाशकारी भूकंप इसी पेटी में आया था। अब ये वाली जो पेटी है, ये यहाँ से स्पेन से स्टार्ट होकर ये यहाँ नीचे तक जा रही है, निशान नहीं लगा इसमें, पर ये काला निशान ये हिमालय पर्वतों का और एल्प्स पर्वतों का एरिया है। यहाँ पर हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। ये नवीन मोड़दार पर्वतों का क्षेत्र है। मध्य अटलांटिक पेटी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड द्वीप से लेकर कनारी, केप वर्डे, सेंट हेलेना तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीपों तक फैली हुई है। इस पेटी में भूमध्य रेखा के आसपास अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। यह जो मध्य अटलांटिक पेटी है, यह रचनात्मक प्लेट किनारा है। अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट आपस में मिलती हैं, तो उस एरिया के अंदर हमें अधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। ये यहाँ आइसलैंड से शुरू होकर ये नीचे तक आपका जा रहा है प्रिंस एडवर्ड द्वीप तक। इस पूरे एरिया के अंदर अधिक भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। चौथी पेटी है पूर्वी अफ्रीका की पेटी। अफ्रीका में स्वेज नहर से लगाकर भ्रंश घाटी ये नील नदी वाली के सहारे युगांडा, तंजानिया और मेडागास्कर द्वीप तक फैली हुई है। यहाँ विवर्तनिक कारणों से भूकंप आते हैं। ये जो पेटी है ये रिफ्ट वैली है नील नदी की। ये यहाँ युगांडा, तंजानिया का एरिया है और ये मेडागास्कर का एरिया। यहाँ सारे लाल लाल बिंदु आपको देखने को मिलते हैं, ये सब भूकंप क्षेत्र है। इसके अंदर हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। अब भूकंपों के प्रभाव क्या होते हैं? बहुत विनाशकारी प्रभाव होते हैं। कंपन होती है धरातल की, उससे बड़े बड़े जो मंजिलें, अट्टालिका हैं, वो सब धराशायी हो जाती है थोड़ी सी देर में ही। दूसरा, इसमें भूमि में बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं। ये देखिए आप, इसके अंदर अमेरिका के अंदर जो भूकंप आया था, ये सैन फ्रांसिस्को एरिया के अंदर ये सड़क बीच में से फट गई, बीच में बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हमें देखने को मिलती हैं। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भूकंप की वजह से जो कमजोर चट्टानें होती हैं, वो उनका मलबा लैंडस्लाइड के रूप में ढलानों के सहारे लुढ़कता हुआ आ जाता है। इसमें अंदर देखिए चित्र के अंदर, ये पहाड़ी मलबा आकर कैसे इसने जो नीचे बस्ती थी उस बस्ती को अपने दबा दिया इसने। सुनामीज, भूकंप अगर समुद्र किनारे या समुद्र में आता है तो उससे समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिनको हम सुनामी कहते हैं। भूकंप से आग भी फैलती है। बिल्डिंगों जब होती है उसमें जब धराशायी होती है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या चट्टानों में रगड़ की वजह से जो चिंगारियां उठती हैं, उससे बहुत क्षेत्र में आग फैल जाती है। और ये और भी ज़्यादा नुकसानदायी हो जाती है, क्योंकि इसमें माल का तो नुकसान होता ही है, पर जान को भी क्षति पहुंचती है। लोगों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्लैश फ्लड्स, या एकदम अचानक बाढ़ आ जाती है। कोई एनीकट है, छोटा बांध है, वो अगर भूकंप को सहन नहीं कर पाता तो वो टूट जाता है। उसकी वजह से जिन निचले इलाकों के अंदर बाढ़ देखने को मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले इलाकों में भूकंप आने से बड़ी बड़ी जो हिमखंडें हैं ऊपर से टूट टूट कर नीचे एवलांच के माध्यम से नीचे की ढलानों पर लुढ़कती चली जाती हैं। नीचे आने वाली बस्तियों को वो अपने बर्फ में ढक देती हैं, जिससे काफी नुकसान होता है, जान का भी, माल का भी। तो आज हमने पढ़ा था भूकंप, भूकंप के कारण, भूकंप की पेटियां, उसका वितरण और भूकंप से होने वाले सामान्य जो नुकसान है। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।